हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर। ये एक तरह से मॉडल आंसर है, पर ये काफ़ी बड़ा है। एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण पर प्रश्न आता है तो आप इसको पॉइंट में करके लिख सकते हैं, और इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, अलग अलग प्रदूषण पर भी प्रश्न आते हैं, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हमने कंबाइन करके एक ही वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग बिहार पीसीएस का बिहार स्पेशल का रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, वो निराश ना हो कि वीडियो नहीं आया। मंडे से आपको जो वीडियो बचे हैं वो मंडे से आपको फिर से मिलेंगे। सैटरडे संडे बिहार स्पेशल का वीडियो ऑफ था, मंडे से फ्राइडे तक वो फिर से मिलेंगे। और जैसे ही बिहार स्पेशल के ट्रेडिशनल पोर्शन की सीरीज ख़त्म होगी, आपको बिहार से रिलेटेड करंट की सीरीज उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप बिहार से रिलेटेड करंट भी मंथ वाइज, जनवरी फरवरी इस तरह से पढ़ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, वो आपको लाभ देगी। तो आइए अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण, जल, स्थल अथवा वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित है कि वह उसमें रहने वाले जीवों या पादपों के लिए अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित तथा संकटपूर्ण हो जाता है अथवा होने की संभावना रहती है, तब इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद ईपी ओडम ने पर्यावरण प्रदूषण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया: प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल या भूमि, पर्यावरण की भौतिक, रसायन या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन से है जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हों। ये चार्ट के रूप में देखिए। पर्यावरण प्रदूषण दो तरह से होता है, एक भौतिक प्रदूषण, दूसरा मानवीय प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण में स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और मानवीय प्रदूषण में धार्मिक प्रदूषण और आर्थिक प्रदूषण। अब हम देखते हैं भौतिक प्रदूषण में वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पे अलग से भी प्रश्न आ सकता है और इसमें कंबाइन भी लिख सकते हैं, जैसा पूछा जाए एग्जाम में उस तरह आप यूज कर सकते हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों का असीमित विस्तार बढ़ता, औद्योगिकीकरण, परिवहन के साधनों में लगातार हो रही वृद्धि तथा विलासिता की वस्तुएं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। इस चार्ट से समझ लीजिए, उद्योगों से 52% वायु प्रदूषण होता है, परिवहन से 27% लगभग, वाणिज्यिक पदार्थों से 8%, आवासीय ताप 1%, कृषि से 10% और अन्य मदों से 2%। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी आदि, वाहनों से निकला धुआं, अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन, सीसा, विषैला धुआं आदि ये वायु प्रदूषण करने वाले कारक हैं। वृक्षों के कटाव से अवशोषण नहीं हो पाता। वायु प्रदूषण ऐतिहासिक धरोहरों को भी क्षति पहुंचाता है, जैसे ताजमहल के पत्थर का कैंसर। ताजमहल में जो पत्थर है उसमें पत्थर कैंसर बोलते हैं। ये पत्थर पीले रंग का हो रहा है। इसके रोकने के उपाय: वृक्षों का योगदान, उद्योग मानक तय हों, वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाए जाएं, चिमनियाँ ऊंची बनाई जाएं, पेट्रोल कारों में कैटेलिक कन्वर्टर लगाए जाएं, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ईंधनों का प्रयोग बढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण पर। केवल वायु प्रदूषण पे अगर प्रश्न आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आप
विस्तार में लिख सकते हैं। जल प्रदूषण में जल में ठोस कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा मरकरी, कैडमियम, लेड इत्यादि होता है। सीवेज का जल मानव तथा पशुओं के मल आदि से निर्मित होता है। बहुत से साबुनों से निकलने वाला पानी भी जल को प्रदूषित करता है। निर्माण कार्य प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयोग होने वाले पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि, कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि। इसके प्रभाव से कैंसर का खतरा बढ़ता है। ब्लैक फुट, उच्च रक्तचाप, रक्त कणिकाओं का क्षय, श्वास रोग, त्वचा रोग आदि होते हैं जल प्रदूषण से। इसके उपाय हैं: रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम किया जाए, गोबर की खाद आदि का उर्वरकों के रूप में बढ़ाया जाए, रासायनिक साबुनों का प्रयोग कम किया जाए, उद्योग के कचरे से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को अलग कर देना चाहिए, नदी में मिलने से पहले ही इनको अलग अलग कर लेना चाहिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ को जमीन में गाड़ देना चाहिए, सीवेज आदि को फिल्टर करना चाहिए। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण औद्योगिकीकरण, आधुनिक तकनीकीकरण तथा यातायात के साधनों से उत्पन्न समस्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 से 50 डेसिबल तक ध्वनि सामान्यतः सुनने लायक होती है। दो श्रेणी हैं ध्वनि प्रदूषण की, एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कृत्रिम कारण। प्राकृतिक कारण है बादल का गरजना, बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री तटों पर लहरों का टकराना, झरना आदि। इनसे क्षणिक हानि होती है, थोड़ी बहुत हानि होती है। लेकिन मानवीय या कृत्रिम जो वायु प्रदूषण होता है कृत्रिम कारणों से, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे पावर सायरन, हॉर्न आदि का शोर, मशीनों का शोर, त्यौहार और उत्सव पे पटाखों आदि का शोर, लाउड स्पीकर का शोर, अनियंत्रित वाहनों का शोर, जनरेटर का शोर, डीजल पंप आदि का शोर, ये अधिक खतरनाक होते हैं। प्रभाव: रक्तचाप, बहरापन, सिर दर्द, अनिद्रा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। मनोविकार भी बढ़ते हैं। इसका नियंत्रण कैसे हो? लाउड स्पीकर शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सालय से कम 500 मीटर दूर लगें। हॉर्न का प्रयोग कम किया जाए। घरों में टीवी, रेडियो आदि का वॉल्यूम कम किया जाए। पटाखों का प्रयोग कम हो। जेट विमान निर्धारित ऊंचाई पर उड़ें। ईयर प्लग या ईयर पफ आदि का प्रयोग। रेलगाड़ियों के शोर को बैलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण से कम किया जाए। सड़कों व मकानों को ध्वनि रोधी बनाया जाए और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है। इसका स्रोत है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ, खरपतवार नाशक, अम्लीय जल वर्षा, खानों से प्राप्त जल आदि, भारी धातुएं आदि, पॉलीथीन, तांबा, पारा आदि, इन सब के कारण मृदा प्रदूषित होती है। इसका नियंत्रण है पेड़ पौधे लगाना, गोबर की खाद का अधिक प्रयोग करना और अपशिष्ट प्रबंधन करना। रेडियोधर्मी प्रदूषण ऐसे विशेष गुणों वाले तत्व जिन्हें आइसोटोप कहते हैं और रेडियोधर्मिता विकसित करते हैं का वातावरण में फैल जाना, जिससे मानव जीवन, जीव जंतु, वनस्पतियों एवं अन्य पर्यावरणीय घटकों के हानि होने की संभावना रहती है। इसके स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत, मानवकृत स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आंतरिक किरणें, पर्यावरण, जीव जंतु। मानवकृत में रेडियोथेरेपिक उपकरण, नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय अपशिष्ट आदि। प्रभाव है सदुपयोग करना, डॉक्टर रमन्ना ने कहा, दुरुपयोग हिरोशिमा और नागासाकी। जैसे कहीं कहीं इसका सदुपयोग भी होता है, इससे इलाज वगैरह के लिए चीज़ें बनती हैं, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। इसका दुरुपयोग ये है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम पटक दिया गया तो ये नुकसानदेह है। इस पर नियंत्रण कैसे हो? परमाणु ऊर्जा उत्पादक यंत्रों की सुरक्षा हो। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया जाए। गाय के गोबर से दीवारों पर पुताई की जाए। गाय के दूध का उपयोग किया जाए। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तापीय प्रदूषण ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में से एक है।
कोयलों को जलाने से ये उत्पन्न होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, सल्फर, नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन। इसका प्रभाव पर्यावरण, पौधे, जीव जंतु की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नियंत्रण है ताप शक्ति केंद्रों से निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थों का समुचित उपयोग हो, ताप शक्ति केंद्रों की गैसों का पुनः कार्यों में उपयोग हो, कर्मचारियों को जानकारी हो, वाहनों में उचित मापदंड के अनुसार ईंधन भरना चाहिए। समुद्री प्रदूषण, पृथ्वी का 71% भाग जल है। कुल जल का 97.25% समुद्री जल है। नदियों द्वारा लाए गए बाहित मल, कूड़ा कचरा, कृषिजन्य कचरा, भारी धातुएं, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि कहाँ गिरते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। इनसे संबंधित पर्यावरण संबंधित प्रदूषण संबंधित कानून जो बनाए गए, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 46A जोड़ा गया। राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 51A तथा आर्टिकल 21 में भी इसका प्रावधान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 को होती है। प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। सरकार ने कुछ कदम उठाए, पर्यावरण अधिनियम बनाया, BS4 वाहन को बंद किया। 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहनों को अनुमति दी गई। CNG और LNG, एथेनॉल आदि के प्रभाव को बढ़ाया। अपशिष्ट प्रबंधन शुरू किया। पुणे में इलेक्ट्रिक बस संचालन भी शुरू कर दिया गया। बिहार सरकार के कार्य, BS3 बिक्री कम कर दी गई। अपशिष्टों को खुले में जलाने से रोक लगाई गई। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत शौचालय बनवाए गए। अगर एक शौचालय नहीं तो सरकारी लाभ भी नहीं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन हुआ। पॉलीथीन बंद की गई। फ्लाई ऐश नीति, पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के दायरे में निर्मित भवनों में 25% ऐश का प्रयोग अनिवार्य किया गया। 1 जून 2017 को नवीन तकनीकी लैस ईंट भट्टा शुरू की गए। पटना क्षेत्र में ईंट भट्टा तथा नए उद्योगों पर रोक लगाई गई। पटना में 5 स्थान परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र बनाए गए। उद्योगों में बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाए गए। भारत सरकार के जो नियम हैं, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1997, ओजोन अवक्षय पदार्थ अधिनियम 2000, जल दायित्व बीमा अधिनियम 1981। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, स्टॉकहोम सम्मेलन, अर्थ समिट 1972, रियो 10 सम्मेलन, धारणीय विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूरोपीय समुदाय संधि, रियो घोषणा 1992, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य, ओजोन वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट, ब्रंटीलैंड आयोग 1987, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, एजेंडा 21 1992, UNFCCC 1992। ये इम्पोर्टेंट अधिनियम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए गए प्रदूषण को कम करने के लिए। आशा है आपको ये बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी याद रह जाते हैं तो भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।